A very good afternoon, everyone. I am Professor Dr. Vikas Mishra. I am working as Professor in Department of Microbiology at GSVM Medical College, Kanpur. And today is my first lecture. I have been authorized to take your part of sterilization and disinfection. आपके कोर्स में जो आता है, sterilization and disinfection. As a microbiologist, this topic is really very important for you. So you people are comfortable in English or Hindi or English? English, Hindi दोनों मिक्स, ठीक है. तो बेटा ये टॉपिक आपके लिए एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसको मैं दो टर्न्स में लूंगा. पहले हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज डिसइंफेक्शन. इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तुरंत टोकिएगा, लेकिन लेक्चर के बाद एटलीस्ट 50 to 60% आपको आना चाहिए. ठीक है? सो यू ऑल आर विद मी? यस, वेरी गुड. तो फर्स्ट वील गो विद इंट्रोडक्शन, यानी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहली चीज आपको पता होगा, जो जीवाणु होते हैं या कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं? एक तो इंफेक्शन करते हैं, संक्रमण करते हैं. संक्रमण के साथ साथ वो कंटेमिनेशन भी करते हैं. कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें बिल्कुल स्टेराइल उसमें मोड में चाहिए होता है, लेकिन ये माइक्रोब्स वहां जाके उसको कंटेमिनेट कर देते हैं. तो इसी को टेक केयर करने के लिए प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन. ओके, तो पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्टेरिलाइजेशन की. तो स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन ये आप सबको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे ही रटी होनी चाहिए. व्हेन एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम is made free from all microorganisms either in vegetative form or in spore form. अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूं. आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, सरफेस मतलब कोई भी सरफेस, ये सरफेस हो गया, ओटी का सरफेस हो गया, पेशेंट की टेबल हो गई, है ना. मीडियम, कल्चर मीडिया जो होता है, ठीक है. ड्रग्स के लिए जो मीडियम रिएजेंट्स वगैरह होते हैं, फूड इंडस्ट्री में जैम बन रहा है या मीट प्रोसेस हो रहा है, वो एक मीडियम हो गया. तो ASM, आर्टिकल, सरफेस और मीडियम, इज मेड फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो गए? बैक्टीरिया हो गए, और क्या होते हैं? वेरी गुड, वायरस हो गए, फंगाई हो गए और पैरासाइट्स हो गए. वेरी गुड, ठीक है. अब बैक्टीरिया में भी दो फॉर्म्स होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव फॉर्म, एक होता है स्पोर फॉर्म. स्पोर फॉर्म क्या होता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हीट को टॉलरेट करके अपने आप को, जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है, या तो उनके पीएच एनवायरनमेंट में या न्यूट्रिशन में, तो वो अपने अराउंड एक कोट बना लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. उसको बोलते हैं स्पोर. इट्स अ शेल अराउंड अ बैक्टीरिया. और जब दोबारा उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. आप सबने ये पढ़ा होगा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में. स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या है, कोई बताएगा? क्लॉस्ट्रीडियम सुना? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना, स्पोर फॉर्म करता है. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. तो स्पोर जो होता है ना, उसका शेल वो बहुत हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, वो हीट को टॉलरेट कर लेता है. तो कई बार क्या होता है कि हमने जब प्रॉपर स्टेरिलाइज या प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के अराउंड एक कोट है जो उसको बचा के रखे हुए, तो वो बैक्टीरिया वायबल रहता है. और जब हमने स्टेरिलाइजेशन खत्म कर दिया, प्रोसीजर खत्म कर दिया और उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, वो दोबारा पनप के वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन जाता है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके और बैक्टीरिया बन जाते हैं, है ना. तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आर्टिकल, सरफेस और मीडियम को, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्री करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो स्पोर फॉर्म में हो. ये डेफिनेशन आपको क्लियर है?
अब डिसइंफेक्शन क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक यानी बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया या कीटाणु, all pathogenic organisms which are capable of producing infection but not necessarily spore form. जरूरी नहीं है स्पोर फॉर्म को मारेगा या नहीं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन तो सारे वेजिटेटिव या स्पोर सबको मार रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इतने लेवल तक डिस्ट्रॉय कर देता है कि वो नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ पे कोई हैजार्ड ना हो, ठीक है। तो अब आपके सामने दो डेफिनेशन, एक है स्टेरिलाइजेशन, एक है डिसइंफेक्शन। तो कौन सा बेटर मेथड आपको लग रहा है? स्टेरिलाइजेशन बेटर है कि डिसइंफेक्शन बेटर है? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टेरिलाइजेशन इज अ बेटर मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इन स्पोर फॉर्म और इन वेजिटेटिव फॉर्म। ये क्लियर है आपको? फिर एक डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो कि एप्रोप्रिएटली सेफली आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, लिविंग टिश्यू पे। किस लिए? जिससे कि संक्रमण ना हो, टू प्रिवेंट इंफेक्शन। तो वो क्या काम करेगा? वो एक परत बना लेगा उसके ऊपर कि बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो ना करे। ये एंटीसेप्टिक होता है। फिर एक डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस एक टेक्निक होती है जिसमें अकरेंस ऑफ इंफेक्शन इनटू अनइंफेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ये 3-4 डेफिनेशंस हैं, आपको आनी चाहिए, जिसमें से स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पक्का आना चाहिए। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेदर यू आर PhD or MSc student, you should know what is the difference between sterilization and disinfection. अब हमने डेफिनेशन की बात कर ली, अब यूज, क्या यूज होता है स्टेरिलाइजेशन का? कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स यूज्ड इन सर्जरी या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। अगर आप किसी पेशेंट की ब्रीच कर रहे हैं, एपिथेलियम को सर्जरी कर रहे हैं, अंदर का एरिया बिल्कुल स्टेराइल है, तो आप कोई भी आर्टिकल, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, अगर वो स्टेराइल नहीं होगा यानी उसमें बैक्टीरिया है, तो जब आप उसको कांटेक्ट में लाओगे तो बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, तो इंफेक्शन करेगा। तो कोई भी आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में यूज हो रहा है या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब आप लोग की पोस्टिंग नीचे लगती है फिजियोथेरेपी या क्लिनिकल उसमें? कोई ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बताओ जहां पे दिक्कत हो सकती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंडोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी, है ना, ये सब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसमें क्या है? हम स्कोप के द्वारा एंटर करके दूरबीन से हम देख रहे हैं अंदर एनाटॉमी सब ओके है, फिजियोलॉजी ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो सर्जरी या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में यूज करने वाले आर्टिकल बिल्कुल स्टेराइल होने चाहिए। दूसरा यूज क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में मीडिया, रिएजेंट्स जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, क्योंकि मीडिया स्टेराइल नहीं होगा तो कंटेमिनेशन होगा, आपको एग्जैक्ट बैक्टीरिया पता ही नहीं लग पाएगा। आपकी ब्लड अगर या कोई भी कल्चर प्लेट ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है किसी बैक्टीरिया से, आपने सैंपल लगाया तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये सैंपल का बैक्टीरिया या कंटेमिनेशन है, इसलिए ये यूज हो गया। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली आपका पूरे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आजकल प्रिजर्व फूड, जैम, सॉस, पिकल, है ना, कई तरह की चीजें आती, ब्रेड, केक्स वगैरह। तो फूड इंडस्ट्री में भी स्टेरिलाइजेशन का बहुत रोल होता है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको स्टेरिलाइज करके रखना पड़ेगा। स्टेराइल नहीं होगा तो उससे फूड पॉइजनिंग की चांसेस होंगे। इसी तरीके से फार्मा इंडस्ट्री में जो भी आप ड्रग्स बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, वो सब स्टेराइल होने चाहिए, नहीं वो खुद ही कंटेमिनेट हो जाएंगे बैक्टीरिया से, तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। क्लियर है आपको? यस। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे।
क्या क्या मेथड होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेबल है, आपने अपनी किताबों में आपने देखा होगा, इफ यू सी हियर क्लियरली। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, एक तरफ है फिजिकल मेथड, एक तरफ है केमिकल मेथड। फिजिकल मतलब जो हम देख सकते हैं, फिजिकल। तो फिजिकल में नंबर 1 क्या है? सनलाइट। नंबर 2 हीट। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, हीट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड प्रिफर्ड मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन, इसीलिए आपको हीट में ज्यादा वो कंटेंट्स दिख रहे हैं। उसके बाद वाइब्रेशन, रेडिएशन। रेडिएशन भी 2 प्रकार के, नॉन आयनाइजिंग या आयनाइजिंग। फिर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना, पानी के फिल्टर्स होते हैं, कैंडल फिल्टर आपने देखा होगा, तो अर्थवेयर फिल्टर, एस्बेस्टॉस फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन होती है पतली सी, वो लगाई जाती है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सेल्यूलोज फिल्टर वाला। अब आ जाएं आप हीट पे, तो हीट 2 प्रकार की होती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्राई हीट? जहां पे मॉइस्चर का रोल नहीं है। तो ड्राई हीट के एग्जांपल है रेड हीट। रेड हीट मतलब आप सबकी ड्यूटी लगी होगी प्रैक्टिकल लैब्स में, तो आपने देखा होगा इनॉकुलेशन लूप होता है, आप उसको है ना फ्लेम के ऊपर रखते हो टॉप पे, और जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक आप हटाते नहीं हो, तो हीट से बैक्टीरिया मर जाता है। दिस इज रेड हीट। व्हाट इज फ्लेमिंग? आपने देखा होगा, आप कोई सैंपल आया स्प्यूटम का, तो आपने स्लाइड बनाई, उसके बाद आपने उसको बंसन फ्लेम पे क्या किया? फ्लेमिंग करी, फिक्स किया, है ना। दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देन इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन एंड इंफ्रारेड। इन सब में से हॉट एयर ओवन हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब स्टीम, भाप का आप प्रयोग कर रहे हैं। मॉइस्ट हीट को भी फर्दर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया 3 में, बिलो 100, 100 एंड अबव 100। बिलो 100 के कुछ एग्जाम्पल है, 100 का एग्जाम्पल है बॉइलिंग, अबव 100 ऑटोक्लेविंग। ठीक है, तो ऑटोक्लेव हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स आपकी यूज होते हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सो दिस इज अबाउट फिजिकल मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट केमिकल। केमिकल के 2 फॉर्म हो सकते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरएल्डिहाइड, ऑप्थेल्डिहाइड, फिनोलिक्स, फिनाइल का प्रयोग करते हैं, हैलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ये हम यूज करते हैं कि नहीं? क्लोरीन वाटर करते हैं। हेवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, आयोडोफोर, बीटाडीन, ठीक है, एंड सर्टेन डाइज, एनालिन डाई। आपने देखा होगा पुराने जमाने में या गांव में जब आप जाओ आपको चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, वो नीले रंग का कुछ लगा देते हैं यहां पे, दैट इज व्हाट? क्रिस्टल वॉयलेट। इट इज अ डाई, वो ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, इट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वो। गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ETO, एथिलीन ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आजकल, एंड प्लाज्मा फिल्ट्रेशन इज वेरी वेरी कॉस्टली, लेकिन जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आप प्लाज्मा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं आपका। इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्शन बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड्स। यहां तक सबको क्लियर है? तो पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद यूजेस पता होने चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन बोर्ड। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर यूजेस लिखोगे, फिर उसका टेबल बना के जो भी क्वेश्चन ब्रॉड में पूछा है, हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव, आप उसको डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। आगे बढ़े। फिजिकल मेथड नंबर 1 इज सनलाइट। सनलाइट की एप्रिशिएबल बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है। स्पॉन्टेनियस स्टेरिलाइजेशन अकर अंडर नेचुरल मेथड्स। आपने देखा है तालाब वगैरह में ज्यादातर पानी जो होता है लोग पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, तो वो कैसे स्टेरिलाइज होता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट।
डिसइंफेक्टेंट एक्शन इज ड्यू टू कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो माइक्रोब्स पे अटैक करती हैं। इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कहां पे? वाटर, जहां पे टैंक्स में, रिवर्स में और लेक्स में। डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसमें, क्योंकि वो सन बिल्कुल डायरेक्ट होता है उनके ऊपर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो एक्टिव जर्मीसाइडल इफेक्ट होता है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड हीट, दोनों की वजह से काम करता है। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट सनलाइट। क्या आपको क्लासिफिकेशन में तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। क्लियर? ड्राइंग, आप सबको मालूम है बैक्टीरिया की, आपने सेल वॉल पढ़ी होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि 3/4 आपका बैक्टीरिया में वाटर होता है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 4/5 of weight of bacterial cell and it is very essential for the growth of bacteria. It is very important for the growth of bacteria. बिना पानी के बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। तो ड्राइंग अगर हम करेंगे तो पानी सूखेगा, तो इट हैज डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन मेनी बैक्टीरिया। ड्राइंग में बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाउएवर दिस मेथड इज अनरिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, खाली थियोरेटिकल इंटरेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग भी एक मेथड होता है, बट इट इज अनरिलायबल बिकॉज स्पोर्स आर अनअफेक्टेड बाय ड्राइंग। मैंने बताया ना, अनफेवरेबल कंडीशन है तो शेल बना लेगा अपने अराउंड, फिर जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिला, वो दोबारा वेजिटेट करके। ठीक है, नाउ हीट, आई टोल्ड यू अर्लियर, हीट इज द most reliable and universally acceptable method of sterilization. तो जहां कहीं भी पॉसिबल हो, it should always be method of choice until unless contraindicated. मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों की IQ अच्छी है। कहां कहां हीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, बताओ। अभी तुमने उसका जवाब दिया था, रबर और प्लास्टिक। वेरी गुड, रबर, प्लास्टिक और बेटा एंडोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोपी। आपने उसे अगर हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव में डाल दिया तो हीट से उसका पूरा जो लेंस है वो खराब हो जाएगा कि नहीं, है ना? ठीक है, तो वहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वहां दूसरे मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, विच विल डिस्कस लेटर ऑन, आगे। ठीक है, तो हमेशा हीट को सबसे रिलायबल मेथड होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है until unless it is contraindicated. Those materials which may be damaged by heat can be sterilized at lower temperature for longer period at repeated cycle. Example क्या हुआ? Sugars, egg, सीरम जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। आपने टेस्ट किया बायोकेमिस्ट्री में, है ना? जरा सा हीट किया तुरंत एल्ब्यूमिन वो हो जाता है ना? तो दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, शुगर कैन बी डिस्ट्रॉयड एट हायर हीट। तो उसमें क्या तरीका है? हमने टेम्परेचर, तापमान को कम कर दिया, टाइम बढ़ा दिया और रिपीटेड, आज किया, फिर कल किया, फिर परसों किया, तो 3 बार किया। ऐसे तरीके से वो कभी ना कभी स्टेरिलाइज हो जाएगा 2-3 स्टेप में। समझ में आ रहा है? आइदर ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट। मैंने आपको बताया था जो हीट के तरीके होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, वो 2 होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे मारता है? कभी सोचा है आपने हीट कैसे मारता है? एनीवन? प्रोटीन के लिए डीनेचर कर देता है। वेरी गुड, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 लिखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नंबर 2, ऑक्सीडेटिव डैमेज। बैक्टीरिया सेल को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। नंबर 3, टॉक्सिक लेवल ऑफ, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हीट होने पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। और लास्ट, कुछ हद तक
ये पॉसिबिलिटी है कि बैक्टीरिया के डीएनए को ये डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है हीट, ठीक है, बिकॉज डीएनए इज अ वेरी डेलिकेट मटेरियल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है हीट का? नंबर 1 डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नंबर 2 ऑक्सीडेटिव, ये रटा होना चाहिए आपको, ऑक्सीडेटिव डैमेज, देन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज टू द माइक्रोबियल डीएनए, ठीक है। नाउ दिस वाज फॉर हीट, स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो ड्राई हीट। तो मॉइस्ट हीट कैसे करता है? आधा बच्चे ने बता दिया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसी के आगे एक और याद कर लो, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। मॉइस्ट हीट कैसे मारती है? डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ड्राई हीट में देखो कितने मेथड है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डैमेज टू डीएनए, लेकिन इसमें डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। अब बेटा हमें यह पता लग गया स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन है, हीट में क्या तरीका होता है, सबसे रिलायबल क्या है, और क्या प्रिंसिपल है, कैसे मरता है कीटाणु उससे। अब क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीट को, यानी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होगा कि नहीं। नंबर 1 नेचर ऑफ हीट, ड्राई हीट है कि मॉइस्ट हीट है, अलग अलग इफेक्ट होगा। नंबर 2 टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, इस पे बहुत ध्यान देना। ड्यूरेशन मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, तो ड्यूरेशन यानी ड्यूरेशन ऊपर है और आपका स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर नीचे है, यानी ड्यूरेशन आप जितना लंबा करेंगे टेम्परेचर उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ड्यूरेशन उतना कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टाइम कम होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग में 2 मेथड होते हैं, होल्डर्स मेथड और फ्लैश मेथड। तो होल्डर्स मेथड में टेम्परेचर कम है तो टाइम ज्यादा होता है। फ्लैश मतलब फ्लैश, जैसे कैमरा में फ्लैश तुरंत करता है, फ्लैश में टेम्परेचर बढ़ गया तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये भी फैक्टर्स इंफ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उसमें स्पोर है कि नहीं, अगर स्पोर है तो उसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा, तो मॉइस्ट हीट हमेशा बेटर होती है उसके लिए। 121 डिग्रीज यानी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर 121 डिग्रीज पे 15 मिनट अगर हम किसी चीज को हीट करें तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगी, यानी स्पोर्स मर जाएंगे। लेकिन वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, स्पोर थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, इसलिए हमें टेम्परेचर यहां बढ़ाना पड़ा। वेजिटेटिव बैक्टीरिया के अराउंड कोई शेल नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है जो उन्हें हीट से बचा सके, तो उनको कम टेम्परेचर पे भी ये मारे जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस 60 से 65 डिग्री, अगर हम आधा घंटा 60 से 65 डिग्री पे हम हीट अप्लाई करें तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन स्पोर क्या है, इट इज टॉलरेंट टू हीट, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, ओके। तो ये भी डिपेंड करता है कि नहीं, अगर स्पोरिंग बैक्टीरिया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। फिर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब स्टूल जो हो गया उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, स्प्यूटम जो हो गया उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। तो इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली इज प्रोटीन, शुगर, फैट, है ना। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो वो इनहिबिट करेगा स्टेरिलाइज हीट को पास होने के लिए। तो हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इंटरफियर्स विद लीथल एक्शन ऑफ हीट। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसमें होता है, फीसेस में, स्टूल में, है ना।
तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ता है। मटीरियल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, शुगर एंड फैट रिक्वायर मोर टाइम या मोर टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे हीट इन्फ्लुएंस करती है। तो नंबर 1, हीट किस प्रकार की है, मॉइस्ट है कि ड्राई है। नंबर 2, टेम्परेचर कितना आपने रखा है, अगर टेम्परेचर आपने कम रखा है तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा रखा है तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ये फैक्टर हो गया। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है, वो वेजिटेटिव है कि स्पोर फॉर्म है, स्पोर फॉर्म है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वेजिटेटिव फॉर्म है टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। फिर डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर कितना है उस मटीरियल में, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो हमें या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर? तो ये फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं। तो अब हम आते हैं ड्राई हीट पे, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। रेड हीट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है रेड हीट। बताओ। फ्लेमिंग मैं बता चुका हूं। रेड हीट आप एग्जांपल देखिए, ऐसी करते हो ना। इनॉकुलेशन वायर या लूप, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, नीडल्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट। फ्लेमिंग, ये ग्लास स्लाइड या स्कैल्पल्स, कल्चर ट्यूब माउंट आर पास थ्रू बंसन फ्लेम विदाउट अलाउइंग देम टू बिकम रेड हॉट। इतना हमें इंतजार नहीं करना कि वो लाल हो जाए हीट से, बस पास करना है। So this is also a method of sterilization, dry heat. एक चीज होती इंसिनरेटर, एक बहुत बड़ी मशीन होती है। आजकल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो येलो वेस्ट होता है, यानी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, जो येलो बैग में होता है, इट इज टू बी इंसिनरेटेड। तो ये एक चेंबर होता है, भट्टी होती है जिसका टेम्परेचर 1100 से 1200 डिग्री होता है। उसमें हम कोई भी चीज अंदर डाल देते हैं तो उसमें क्या निकलेगा, राख, ऐश में टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो उस मशीन को हम बोलते हैं इंसिनरेटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्फेक्टिव मटेरियल को रिड्यूस कर देते हैं राख में, एशेज में, बाय बर्निंग। सो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ ड्राई हीट। अभी तक हमने पढ़ा रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन। आप देखिए कहीं भी स्टीम का प्रयोग या पानी का प्रयोग नहीं हुआ, दिस इज ड्राई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सॉइल ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, पस की ड्रेसिंग हो गई, ऑपरेशन थिएटर के गॉज पैड हो गए, है ना, एनिमल कार्कासेस, चूहा मर गया, प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किया है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर, यूट्रस वगैरह, डेड फीटस है, बेडिंग्स जो खराब हो गए टॉयलेट वगैरह से, फीसिस से, पैथोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल्स जो हैं उनको येलो बैग में डाल के, ऑटोक्लेवेबल बैग में डाल के इंसिनरेटर में डालते हैं और वो राख में कन्वर्ट हो जाता है और गैस ऊपर से पास हो जाती है। दिस इज इंसिनरेटर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर आता है, हॉट एयर ओवन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हॉट एयर ओवन, किस टाइप का स्टेरिलाइजेशन है, तो आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, ड्राई हीट, वेरी गुड। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ हॉट एयर ओवन। आप देखें तो इसमें एक चेंबर है, चेंबर में शेल्फ्स लगे हुए हैं, पीछे पंखा होता है जो कि हेल्प करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीटेड एयर, सब जगह बराबर तापमान पहुंच जाए। एक थर्मोस्टेट लगा है, यानी इतने टेम्परेचर हमने सेट किया है तो उस पर जैसे ही पहुंचेगा कट ऑफ हो जाए। ठीक है, टाइमर होता है कितनी देर के लिए करना है, शेल्फ्स है, डोर है, इस तरीके का होता है। अगर आप इसी को फ्रेमवर्क में देखें तो इट विल अपीयर लाइक दिस। ठीक है, हीट हो रहा है एलिमेंट से, ये परफोरेटेड ट्रे से हीटेड एयर ऊपर आ रही है, फैन लगा है जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर पूरे चेंबर में हो रहा है, चाहे ऊपर का शेल्फ हो चाहे नीचे का शेल्फ हो। क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ हॉट एयर ओवन।
अपने यहाँ है हॉट एयर ओवन नीचे? ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कोई डाउट हो हमें बताइएगा। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। सबसे ज्यादा मेथड अगर यूज होता है, जितने भी हमने डिस्कस किए, चाहे वो इंसिनरेटर हो, चाहे रेड हॉट फ्लेमिंग हो, है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है हॉट एयर ओवन। ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, मैंने आपको बताया था, एलिमेंट होता है वो हीट करते हैं। इट इज फिटेड विद अ फैन, एक पंखा, जिससे एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर चेंबर में हो। इट इज ऑल्सो फिटेड विद अ थर्मोस्टेट दैट मेंटेन्स द चेंबर एट चूजन टेम्परेचर। हमने जो टेम्परेचर चूज किया है उससे अगर ऊपर होगा तो अपने आप करंट कट ऑफ हो जाएगा, एलिमेंट ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो टेम्परेचर से नीचे पहुंचेगा फिर से वो ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर सेट हो जाएगा, फिर से हीट होने लगेगा एलिमेंट, और उतनी एयर, तो टेम्परेचर एक सामान्य तापमान बना रहता है उसके अंदर। दिस इज हाउ हॉट एयर ओवन लुक्स लाइक प्रैक्टिकली। आपके यहां भी इसी तरह का है? अब स्टेरिलाइजेशन के कंडीशन यानी टाइम, टेम्परेचर, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए हॉट एयर ओवन के लिए, ठीक है। यूनिवर्सली हॉट एयर ओवन का और भी टेम्परेचर रख सकते हैं हम, लेकिन समझो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल याद रखो, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, दिस इज द होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर। लेकिन जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो गया। देखो 160 पे 2 आवर्स, 170 पे 1 आवर, 180 पे आधा घंटा। तो मेरे ख्याल से ये याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। 160 2 आवर्स, 170 1 आवर, 180 हाफ एन आवर। तो जब आपका हाफ एन आवर हो गया, दैट मीन्स दैट थिंग इज स्टेरिलाइज। लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि वाकई में चीज स्टेरिलाइज हुई है कि नहीं? उसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यूजेस बताएंगे तुम्हें, हॉट एयर ओवन के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो ग्लास वेयर होता है, कांच की चीजें होती हैं, लाइक ग्लास सिरिंजेस, पेट्री डिशेस, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, इनको हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, खास करके स्कैल्पल, सीजर, फोर्सेप, रिट्रैक्टर्स, केमिकल्स, लिक्विड पैराफिन, सल्फोनामाइड पाउडर, पहले बेटा पाउडर के फॉर्म में आती थी दवाइयां, तो उनको भी हॉट एयर ओवन में ही स्टेरिलाइज करते थे, ठीक है। जो पैराफिन, हम लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं सीलिंग के लिए, है ना, जब एनारोबियोसिस का हम चेक करते हैं, पैराफिन डालते हैं ऊपर से, तो कंटेमिनेट ना हो इसलिए उसको हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करना चाहिए। तो ये यूजेस हैं, ग्लासवेयर, सर्जिकल, मेटालिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड पैराफिन, फैट, सल्फोनामाइड पाउडर, ओके। क्या क्या सावधानियां बरतनी है एज अ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन? व्हाट यू नीड टू नो, कि क्या सावधानियां बरतनी जिससे स्टेरिलाइजेशन में कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो। नंबर 1, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, तो उसमें लिखा होता है ना 10 किलो 20 किलो। क्यों लिखा होता है? कि मशीन पे इफेक्ट ना पड़े। 10 किलो लिखा है तो यानी आप 8 किलो कपड़ा डालोगे तो अच्छे से धुलेगा, उससे ऊपर डालोगे तो या तो कपड़ा प्रॉपर्ली नहीं धुलेगा या फिर मशीन खराब हो जाएगी ओवरलोड से। इसीलिए इट शुड नेवर बी ओवरलोडेड, बहुत सारा नहीं भरना है। और जो जो मटेरियल आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं वो ऐसे रखना चाहिए एक दूसरे से दूर दूर, जिससे कि सर्कुलेशन ऑफ एयर में प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि एक साथ सब ठूस दिया। जो भी मटेरियल आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं उसको पूरा सुखाने के बाद आप स्टेरिलाइज करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर पानी होगा तो मॉइस्ट हो जाएगा, तो वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा, तो कंप्लीटली सूखा हुआ होना चाहिए। जितने भी आप ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, स्पेशली टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एटसेट्रा, इनके ऊपर कॉटन प्लग लगा देना चाहिए स्टेरिलाइजेशन के पहले, जिससे कि वो चिपके नहीं।
पेट्री डिशेस, पिपेट्स जितनी होती हैं, दे शुड ऑलवेज बी रैप्ड इन अ पेपर. ठीक है, पेपर में रैप करके रखना चाहिए. रबर मटेरियल्स एक्सेप्ट सिलिकॉन रबर, एक्सेप्ट सिलिकॉन रबर, या कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल जिससे आग लगने की संभावना हो, शुड नेवर बी केप्ट इनसाइड अ हॉट एयर ओवन, क्योंकि ड्राई हीट है, तुरंत आग पकड़ लेगा. सिलिकॉन रबर के अलावा जितनी भी रबर है आप हॉट एयर ओवन में नहीं रखेंगे, पिघल के सब खराब हो जाएंगे. ओके. लास्ट, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है. प्रोसीजर पूरा हो गया. सपोज आपने, बेटा लास्ट बॉय, आपने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया, तो टाइम कितना होगा? 2 आवर्स. वेरी गुड. तो जैसे ही 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा 10 मिनट हो गया, ये नहीं तुरंत खोल लो. खोलोगे तो क्या होगा? एक तो आप अपने आप को हार्म करोगे, बहुत ज्यादा हीट होगा, आप जल जाओगे, है ना. दूसरा, आप एकदम से कोल्ड टेम्परेचर अंदर भेजोगे तो जितना ग्लासवेयर है वो क्या होगा? चिटक जाएगा, टूट जाएगा. तो यू हैव टू बी पेशेंट कि कम से कम 2 घंटा हॉट एयर ओवन टाइम हो गया है, तो उसको आप 2 घंटे बाद इफेक्टिव कूलिंग हो जाए, उसके बाद आप खोलेंगे. क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको अपने आप को सेफ रखना. सिट डाउन. ओके. तो ये हमें सावधानियां बरतनी है हॉट एयर ओवन के साथ. अब मैं आपसे बोल रहा था कि इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, कि आपका स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव हुआ कि नहीं. आपको आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, कीटाणु कितने सूक्ष्म होते हैं, है ना. तो आप हमेशा इंडिकेटर या कंट्रोल्स रखते हैं. तो स्टैंडर्ड आपका हॉट एयर ओवन के लिए इंडिकेटर क्या होता है? स्पोर्स. किसके? बैसिलस. मैंने आपको बताया था ना, स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम. तो बैसिलस सबटिलिस, ये लिख लो हॉट एयर ओवन के लिए. बैसिलस सबटिलिस, सब स्पीशीज नाइगर. बैसिलस जीनस का नाम है, सबटिलिस स्पीशीज का नाम है, सब स्पीशीज का नाम है नाइगर. बैसिलस सबटिलिस सब स्पीशीज नाइगर, जिसको ATCC 9372 बोलते हैं, उसको अंदर रखा जाता है ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. अब क्यों रखा जाता है भाई? अगर उसमें स्पोर हैं, स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? वेजिटेटिव को भी मारेगा, स्पोर को भी मारेगा. तो अगर ये स्पोर मर गया तो स्टेरिलाइजेशन सफल हुआ है, इफेक्टिव है. और अगर ये नहीं मरा, सब कल्चर में ग्रो हो गया, तो यानी आपने जो स्टेरिलाइज किया था, या तो उसमें आपने प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया है, या प्रॉपर टाइम नहीं दिया, ठीक है, या प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ. इसलिए हमेशा इफेक्टिविटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन के लिए हमें कंट्रोल रखना चाहिए. तो पहला कंट्रोल है बायोलॉजिकल कंट्रोल. क्या है? स्पोर की या तो स्ट्रिप या टेस्ट ट्यूब में स्पोर होता है, उसको चिपका के अंदर रख देते हैं. आजकल तो इतना मॉडिफाई हो गया है साइंस, इसमें केमिकल इंडिकेटर होता है, वो कलर चेंज कर लेगा. अगर स्पोर लाइव होगा तो कलर चेंज करके दूसरा कलर देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्पोर वो हो गया, तो इफेक्टिव है स्टेरिलाइजेशन की नहीं है. यू विल कम टू नो बाय दिस. और क्या क्या होता है? थर्मोकपल्स में भी यूज. दूसरा, ब्राउनीज ट्यूब होता है, एक ग्रीन स्पॉट अवेलेबल होता है उसमें. ठीक है. जब कभी भी इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होगा तो ब्राउनीज ट्यूब में ग्रीन स्पॉट आ जाएगा, ग्रीन कलर का स्पॉट आ जाएगा. दैट मींस स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव हो गया. ये एक केमिकल इंडिकेटर है. तो अभी हमने आपको फिजिकल भी बात करी, थर्मोकपल, बायोलॉजिकल की बात करी, स्पोर्स की, और केमिकल की बात करी, ब्राउनीज ट्यूब की. ये 3 तरह के इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. और पर्पस भी पता लग गया स्टेरिलाइजेशन का? Yes, sir. और देखिए कंट्रोल रखना क्यों इंपॉर्टेंट है. अब सपोज किसी गॉल ब्लैडर की सर्जरी की, आपने उसमें एलिस फोर्सेप और रिट्रैक्टर वगैरह सब रख दिए. ठीक है. अब उस मरीज का पेट काटा जाएगा. अगर वो इफेक्टिव स्टेरिलाइज नहीं होंगे इंस्ट्रूमेंट, तो कितना इंफेक्शन आप मरीज को दे दोगे. मरीज को इंफेक्शन हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, वी मे लूज द पेशेंट. तो इट इज बेटर टू ऑलवेज चेक कि स्टेरिलाइजेशन एडिक्वेट हुआ है
कि नहीं. That's why we use sterilization control. Clear? अब हम आ जाए मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट हमारा कंप्लीट हो गया. रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसरेशन और हॉट एयर ओवन, और सबसे इंपॉर्टेंट था हॉट एयर ओवन. अब मॉइस्ट हीट यानी स्टीम. दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में बी यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर. मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बिलो 100, एट 100 एंड अबव 100. तो बिलो 100 का एग्जांपल है आपका पाश्चराइजेशन. दूध को हम गर्म करते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं. ये अर्लीस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन था अगर आप हिस्ट्री पढ़ें. दूसरा है बिलो 100 इंस्पिसेशन. ये सब लिख लीजिए. बिलो 100 पाश्चराइजेशन, इंस्पिसेशन, वैक्सीन बाथ एंड LTSF, लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड स्टेरिलाइजेशन. ये 4 प्रकार के होते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स जो बिलो 100 होते हैं. ठीक है, अब एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे. पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क 2 प्रकार से होता है. दूध को अगर हम 63 डिग्री पे आधे घंटे के लिए गर्म करेंगे तो उसको बोलते हैं होल्डर्स मेथड. लिख लो, 63 डिग्री फॉर हाफ एन आवर, होल्डर्स मेथड. और फ्लैश मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टाइम कम हो जाएगा. फ्लैश मेथड 72 डिग्रीज फॉर ओनली 20 सेकेंड्स. लेकिन इसके साथ साथ फ्लैश में इंपॉर्टेंट क्या है, कूलिंग भी करनी है. इमीडिएट कूलिंग टू 13 डिग्रीज. तो आपसे कोई वाइवा में पूछ सकता है कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो होता है वो कितने प्रकार का, तो आप बोलेंगे सर 2 प्रकार का होता है. एक होता है होल्डर्स मेथड जिसमें 63 डिग्री आधे घंटे के लिए, और एक फ्लैश मेथड होता है 72 डिग्री पे 20 सेकेंड के लिए, लेकिन उसके बाद इमीडिएट कूल करना है 13 डिग्री पे. तो क्या फायदा होता है फ्लैश मेथड का, अभी आपको पता लग जाएगा. जितने भी नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम बोविस जो दूध में पाया जाता है, साल्मोनेला जो फूड पॉइजनिंग करता है आइसक्रीम और मिल्क प्रोडक्ट्स में, ब्रूसेला दैट कैन बी किल्ड बाय होल्डर्स मेथड. लेकिन क्यू फीवर, अनड्यूलेंट फीवर, क्यू फीवर, कॉक्सियला बुर्नेटी एक बैक्टीरिया होता है, वो करता है क्यू फीवर. पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन जब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको ये बैक्टीरिया एनकाउंटर करेंगे आप. कॉक्सियला, ये कॉक्सियला सरवाइव कर जाता है. इसलिए हमेशा इट इज बेटर कि आप यूज करें फ्लैश मेथड. 72 डिग्री पे 20 सेकेंड के लिए करें, फिर इमीडिएट कूलिंग कर दें 13 डिग्री पे. और जितनी भी आपकी ये कमर्शियल डेयरीज हैं, फॉर एग्जांपल मदर डेयरी, पराग है ना, नमस्ते इंडिया, दे ऑल यूज फ्लैश मेथड. क्योंकि कहां से दूध कलेक्ट होके आ रहा है, तो एक चेंबर में रखा, उस पर ऑटोमेटेड टेम्परेचर सेट होता है 72 डिग्री फॉर 20 सेकेंड्स, उसके बाद सडन कूलिंग. तो आपका माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेली, ब्रूसेलेरी तो होल्डर से हो जाएगा, लेकिन कॉक्सियला नहीं होगा. वो अनड्यूलेंट फीवर कॉज करता है, लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर होता है. आप कल्चर करते रहो, आपको पता ही नहीं लगेगा, बैक्टीरिया आएगा ही नहीं, बहुत फास्टिडियस होता है. इसीलिए उसको पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन कहा गया, कॉज. ठीक है, फिर दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था इंस्पिसेशन. सब बोलो, इंस्पिसेशन प्रोनाउंस करना आना चाहिए. ये देखिए ऐसी मशीन होती है. अब आपको याद होगा मैंने बताया था 100 डिग्री टेम्परेचर कब करेंगे, जब या तो क्या हो, एग या सीरम 100 से नीचे कब रखना है, डिस्ट्रॉय ना हो. तो सर्टेन कल्चर मीडिया जिनमें एग या सीरम होता है, जैसे लॉफलर्स, लोइनस्टीन, याद है, बीटन एग होता है उसमें. So all those culture media which contain egg or serum are rendered sterile by heating 80 to 85 degree centigrade for आधा घंटा for consecutive 3 days. 3 दिन लगातार आप 80 से 85 डिग्री पे आप करेंगे तो ये स्टेरिलाइज हो जाएगा. ठीक है, एंड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू लोइनस्टीन जेनसन मीडिया एंड, ठीक है.
So this method of sterilization is known as inspisation. और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? इंस्पिसेटर. इंस्पिसेटर. इंस्पिसेशन 85 डिग्री 20 मिनट 3 दिन. ठीक है. इसके बाद आता है वैक्सीन बाग. वैक्सीन बाग क्या होता है? जो वैक्सीन हम बनाते सीरम की, इस तरह का दिखता है. इसमें पानी भरा होता है, परफोरेटेड ट्रे होती है. तो बैक्टीरियल वैक्सीन जो हम बनाते हैं वो वैक्सीन बाद में स्टेरिलाइज करी जाती है. इसमें टेम्परेचर 60 डिग्री फॉर 1 आवर. ओके. हेलो हेलो हेलो. देखिए मैं आपका फोन नहीं उठा रहा हूं तो इसका मतलब आई एम बिजी राइट नाउ ना. प्लीज आप अभी, मैं लेक्चर ले रहा हूं, बाद में आप बात करें. So bacterial vaccines are sterilized special vaccine bath at 60 degrees centigrade for 1 hour. Clear? Serum or body fluids can be sterilized by heating for 1 hour in vaccine bath on successive days. फिर एक आता है लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड बिलो 100. तो जो मटेरियल्स आपका 100 डिग्री टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर पाते उनको इसमें रखा जाता है. ठीक है. स्टीम एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड वेपर भी डाल देते. फॉर्मेल्डिहाइड डाल देते तो क्योंकि हीट करेंगे तो वेपर फॉर्म में होगा तो वो स्टेरिलाइज कर देगा. और इसमें हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम है बैसिलस. उसमें क्या था? बैसिलस सबटिलिस सबस्पीशीज नाइगर हॉट एयरबोर्न के लिए. इसमें हम यूज करते हैं बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस. बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस. ऑटोक्लेव में भी यही यूज करते हैं. 100 डिग्रीज आपको सबको मालूम है क्या होता है? बॉइलिंग. बट दैट इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दीस डेज, है ना. पुराने जमाने में होता था कि आपने देखा होगा चिलमची है, उसमें गर्म है और सिरिंज वगैरह कांच के पड़े हुए हैं, डॉक्टर ने उसी से निकाला और इंजेक्शन लगा दिया. बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल राइट नाउ. मतलब इतना इट्स नॉट गुड. तो बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट्स में किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स बट मेनी स्पोर्स विथस्टैंड बॉइलिंग फॉर कंसिडरेबल टाइम. मैंने आपको पहले ही बताया था. तो जब हमारे पास बेटर मेथड्स नहीं अवेलेबल हैं कहीं भी, तो ग्लास सिरिंज और रबर स्टॉपर्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई पहाड़ में है जहां पे बिजली भी नहीं आ रही तो बॉइलिंग ही फिर हमें करना पड़ेगा, है ना. बट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मेथड जिसको बोलते हैं टिंडलाइजेशन. टिंडलाइजेशन. बिलो 100 एग्जाम्पल्स आपको याद है? इंस्पिसेटर, वैक्सीन बाग, LTSF. 100 पे बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन. टिंडलाइजेशन यानी 100 डिग्रीज हमने टेम्परेचर रखा, टाइम हमने कम करके 20 मिनट कर दिया फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 3 दिन लगातार. तो इसको इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इंटरमिटेंट यानी रुक रुक के स्टेरिलाइज करें. तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि पहले दिन हमने स्टेरिलाइज किया तो जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया था वो मर गया, जो स्पोर वाला था उसने अपने अराउंड स्पोर बना दिया. अब हमने निकाल के रख दिया, अब उसे फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया तो वो वापस वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा. फिर अगले दिन हमने उसको किया तो वो मर गया. अब जो स्पोर बचे थे वो वापस फिर वेजिटेटिव. तो कॉन्जिक्यूटिव 3 दिन तक करने में क्या होता है? जितने भी स्पोर होते हैं वो किल हो जाते हैं. So this is what is said. First exposure kills the vegetative form. Remaining spores germinate into vegetative forms in intervals between heating and are killed on subsequent heating. तो ये मेथड हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ एग, सीरम, sugar containing media which may be damaged at higher temperature. ठीक है, क्लियर है? तो टिंडलाइजेशन जरूर याद रखिएगा. और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसका नाम है आर्नोल्ड्स स्टीम स्टेरिलाइजर या फॉक्स
स्टीम स्टेरिलाइजर। इसमें देखिए नीचे आपको एक शेल्फ दिख रहा है, उस शेल्फ में क्या किया है, पानी आपका भर देंगे, टेम्परेचर आपका 100 डिग्रीज पे ले आएंगे और ऊपर परफोरेटेड ट्रे है जिससे हीट ऊपर पास हो, हीटेड एयर, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर उसको मिलेगा और इंटरमिटेंट 20 मिनट्स डे 1, डे 2, डे 3 वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। क्लियर? दिस इज सेम जो कॉक्स आपको आर्नोल्ड बताया था मैंने, मशीन लास्ट वाली वही डायग्राम था। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर अबव 100 डिग्रीज अंडर प्रेशर। तो ऑटोक्लेव को आप दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड प्रेशर कुकर। इट इज अ मॉडिफाइड प्रेशर कुकर। अब आपको इसका प्रिंसिपल बहुत ध्यान से याद रखना होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, आप सबको मालूम है वाटर कब बॉईल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ये सबको मालूम है, फिजिक्स की नहीं, ठीक है, क्लियर? अब आपने अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा अपने आप की नहीं? भाई पहले आपने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर था, ठीक है। अब आपने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेज कर दिया तो टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल प्रेशर आपको मालूम है कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर पे वाटर बॉईल कितने पे करता है, 100 पे, ठीक है। अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशराइज कर दिया तो वाटर 100 से ऊपर करेगा कि नहीं करेगा? सो व्हेन प्रेशर इनसाइड द क्लोज्ड वेसल इंक्रीजेस, temperature at which the water boils also increases, and this is the only principle of autoclaving. Clear? कि मैं फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है बेटा, देखो बॉइलिंग कब करते हैं, बॉइल कब होगा, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। बॉइलिंग हो रही है, अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। दिस इज व्हाट इज, हमें सबको मालूम है कि वाटर कितने पे बॉईल करता है, 100 पे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बढ़ा दिया है तो 100 से ऊपर हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस ऑटोक्लेव, स्टेरिलाइजेशन अबव 100। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया है जिससे बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ गया है, जिससे स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव हो सके। क्लियर? वाटर बॉईल करके क्या प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड। तो वही अब चीज आपको समझ में आएगी आगे। ये ऑटोक्लेव अपने यहाँ है, ये ऐसे ही दिखता है। yes, sir. ये वर्टिकल ऑटोक्लेव है, एक आता है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव जो जनरली हॉस्पिटल्स में होता है। ये बस प्रैक्टिकली आपको बता दे रहा हूं, हमेशा हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव इज बेटर देन वर्टिकल ऑटोक्लेव। इट इज मोर इजी टू फंक्शन और बहुत इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होता है। वर्टिकल में ऊपर से नीचे होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऑलवेज प्रिफर हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, ठीक है। तो हम सबको मालूम है कि वाटर बॉईल करता है वेपर प्रेशर पे, जो अभी बताया था, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेज्ड, बॉइलिंग टेम्परेचर इज रेज्ड। At normal pressure, water boils at 100 degree, but when pressure inside the closed vessel increase, temperature at which water boil also increase, and this is the principle of autoclaving. Okay? तो अब हमको पता है कि स्टीम अगर हम above 100 करेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो जो above 100 स्टीम प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड स्टीम। Always and always, saturated steam has a better killing power than dry heat. Dry heat only causes denaturation of protein, but moist heat causes denaturation and coagulation of protein. So it is always better. तो क्या होता है, जब भी कोई saturated steam porous material को easily pass कर जाती है तो it is more penetrative. Dry heat से ज्यादा penetrative होती है। बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट से बैक्टीरिया जल्दी मरते हैं। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरियल प्रोटीन्स कोएगुलेट वेरी रैपिडली, इसलिए बेटर होता है।
तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी हमने ऑटोक्लेव में क्या किया, पानी भर दिया, टेम्परेचर 100 पे रखा, उसके बाद जैसे ही प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर और ऊपर कर दिया 121, तो वो सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर गया। अब ये सैचुरेटेड स्टीम क्या करेगी, सपोज एक बोल रखा है, बाउल, उस बाउल का सरफेस कूलर है कि नहीं है, ठंडा होगा, तो ये जो स्टीम है ये कितनी कंडेंस हो जाती है, आप देखिए, इट कंडेंसेस इनटू वाटर एंड लिबरेट्स इट लेटेंट हीट टू सरफेस, यानी 1600 ml ऑफ स्टीम, बहुत छोटा सा होता है स्टीम, जैसे ही अपने से ठंडे एरिया में आती है तो वहां पे ये क्या होती, कंडेंस हो जाती 1 ml ऑफ वाटर, और उसके साथ साथ वो हीट रिलीज करती है, कितनी, 518 किलो कैलोरी ऑफ हीट। अब आप सोचो 1600 ml आपकी स्टीम एक साथ 1 ml में आके उसके ऊपर आ गई, यानी स्टीम कम हो गया, जब एरिया कम हो जाएगा तो और स्टीम बनेगी और वो जुड़ता जाएगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक उसका टेम्परेचर अंदर के तापमान के बराबर ना आ जाए, और तब तक वो क्या करता रहेगा, हीट रिलीज करता रहेगा। दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। आया समझ में कि फिर से बताएं, एक बार और बता। देखो, जब कभी भी स्टीम होती है वो अपने से ठंडे सरफेस पे आती है तो वो कंडेंस होके पानी बन जाती है, तो स्टीम का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1600 ml स्टीम जब कभी भी अपने कूलर सरफेस पे आएगी तो वो 1 ml वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगी उसके साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करेगी। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। कितनी रिलीज करेगी, 518 कैलोरीज ऑफ हीट, और वो कन्वर्ट करती जाएगी। अब 1600 ml जो स्टीम है वो कन्वर्ट होके 1 ml में हो गई, यानी वो एरिया खाली हो गया तो और स्टीम ने आके ऑक्यूपाई कर लिया, फिर ये 1 ml उधर चली गई, फिर 1 ml, तो स्टीम बनती जा रही है, हीट रिलीज होती जा रही है, स्टीम बनती जा रही है, कंडेंस होती जा रही है, हीट रिलीज होती जा रही है। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका तापमान इसका तापमान बराबर हो गया और इतनी हीट रिलीज हो गई कि जितने भी बैक्टीरिया के प्रोटीन्स थे उन सबका डीनेचुरेशन और कोआगुलेशन हो गया। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, लार्ज रिडक्शन इन वॉल्यूम सक्स इन मोर स्टीम टू द सेम साइड, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर, आर्टिकल का टेम्परेचर बाहर के तापमान या स्टीम के तापमान के बराबर ना हो जाए। एंड द कंडेंस्ड वाटर प्रोड्यूसेस मॉइस्ट कंडीशन फॉर किलिंग द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट। So this is what an autoclave looks like from inside। अगर आप डायग्रामेटिक वो देखेंगे, it is a modified pressure cooker और boiler। आप बहुत ध्यान से अगर आप देखें यहां पे, ये ऑटोक्लेव है, इसमें करंट से यहां गैस बर्नर लिखा है, लेकिन यहां हीटिंग एलिमेंट भी हो सकता है। उससे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो हीट कहां जा रही है, इसके अंदर एक टैंक बना है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो उसको हीट करेगी। इसके ऊपर परफोरेटेड ट्रे है, तो जो हीट जनरेट होगी वो वाटर को बॉईल करेगी, स्टीम में कन्वर्ट होगा। जब स्टीम में कन्वर्ट होगा ये परफोरेटेड ट्रे से ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो क्या करेगा, वो कूलर सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें साथ साथ प्रेशर गॉज भी होता है, जिससे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो और जैसे हमारे प्रेशर कुकर में होता है, क्या होता है, सीटी होती है कि एक्सेस ऑफ एयर निकालने के लिए। सो देयर इज अ एडजस्टेबल सेफ्टी वॉल्व प्लस डिस्चार्ज टैप, एंड दिस इज द चेंबर डोर, और ये स्क्रूज है। दिस इज व्हाट इज द डायग्राम। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में आपका जिससे बंदूक की नाल बनती, गन मेटल का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊपर लिड होती है जो कि क्लैंप से एयर टाइट कर देते हैं, और वॉशर लगे होते हैं, और उसमें एक डिस्चार्ज टैप भी होता है। पानी आपने भर दिया, नीचे इलेक्ट्रिसिटी से आपने हीट किया पानी को, प्रेशर बढ़ाया, सैचुरेटेड स्टीम बनी, कन्वर्ट हुई, उस टेम्परेचर पे आई, उस टेम्परेचर से जितना ऊपर गया
वो विसल से ऊपर चला गया, टेम्परेचर नीचे आया तो वापस हीट हो गया. दिस कंटिन्यूज. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑटोक्लेव. ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है. व्हाट इज द प्रोसीजर. बस आपको ये याद रखना है कि सिलेंडर को आपने सफिशिएंट वाटर से फिल कर दिया है और जो मटेरियल आपको स्टेरिलाइज करने वो आपने परफोरेटेड ट्रे पे रख दिया है. लिड को क्लोज कर दिया, डिस्चार्ज टैप को ओपन कर दिया. हीटिंग आपने जब पहले आप शुरू करेंगे तो जो एयर अंदर मौजूद है वो एयर पहले निकलेगी ना, तो पहले आपको जो कंटेमिनेटेड एयर है वो सब बाहर निकाल देनी जिससे प्योर सैचुरेटेड स्टीम वहां पे मौजूद हो, है ना. तो हीट इज पुट ऑन एंड सेफ्टी वॉल इज एडजस्टेड टू डिजायर्ड प्रेशर. ऑटोक्लेव में हम हमेशा प्रेशर रखते हैं 15 psi. 15 P for pounds, S for square, I for inch. 15 pounds per square inch. Okay. So after boiling, steam and air mixture is allowed to escape till all has been displaced. Okay. और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं. कैसे कि हमने उस डिस्चार्ज टैप से एक पाइप लगा दिया और पानी का एक टब रख दिया तो उसमें बुलबुले उठते हैं. जब तक बुलबुले उठ रहे हैं यानी आपकी एयर डिस्प्लेस हो रही है, और जैसे ही बुलबुले उठना बंद हो जाए यानी जितनी एयर थी अंदर की वो निकल चुकी है. अब आपकी स्टीम ही बची है तो आपने उस डिस्चार्ज टैप को बंद कर दिया. अब आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया. जब प्रेशर बढ़ाना शुरू किया टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. आपने 121 डिग्री पे डिजायर्ड लेवल पे आपने सेट कर दिया और इससे ऊपर जब टेम्परेचर या प्रेशर जाएगा तो वो सेफ्टी वाल्व अपने आप खुलता रहेगा. अब इस पीरियड से आपको होल्डिंग टाइम काउंट करना है. इस पीरियड से जब आपकी स्टीम बनना शुरू हुई यानी वो जो मिक्स्ड एयर है वो बाहर निकल गई, उसके बाद से आपका होल्डिंग टाइम शुरू होगा. ठीक है. देन यू हैव टू काउंट कि कितनी देर है. टेम्परेचर आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बाद कितनी देर रखना है. दिस इज व्हाट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दिखता है ऑटोक्लेव में. So ideal temperature is 121 degrees centigrade. Chamber pressure is 15 pounds per square inch. LBS मतलब pounds. Holding time is 15 minutes. लेकिन आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम, ठीक है. तो 121 जैसे वो था 160 फॉर 2 आवर्स, 170 फॉर 1 आवर, 180 फॉर हाफ एन आवर. ये 121 फॉर 15 मिनट्स, 126 फॉर 10 मिनट्स, 134 फॉर 3 मिनट्स. लेकिन हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं 121 फॉर 15 मिनट्स. लेकिन जब कभी भी आप कोई बायोमेडिकल वेस्ट स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो ऑटोक्लेव आप ऑन रखेंगे फॉर 1 आवर. 121 डिग्रीज 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स. ये किसके लिए है? येलो बैग बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, जिससे वो स्टेरिलाइज हो जाए. क्लियर है? तो बायोमेडिकल वेस्ट अगर क्वेश्चन आता है तो 1 आवर, टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर वही रहेगा. लेकिन अगर स्टेरिलाइजेशन करना है तो 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. क्लियर? ये यूनिवर्सल है. बाकी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टाइम कम हो गया. यूजेस जितने भी कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, आपको याद है रबर आपने मना किया था ड्राई हीट में पिघल जाएगा, लेकिन यहां तो स्टीम है तो इसमें हम कर सकते हैं. रबर मटेरियल, गाउन्स, ड्रेसिंग पैड्स, ग्लव्स एटसेट्रा पिघलने का खतरा नहीं रहेगा. For those material which cannot withstand temperature of hot air oven, precautions, इसमें भी वही precautions आपको ध्यान रखनी है. Air must be allowed to escape. जो मिक्स्ड एयर है वो पूरी निकल जानी चाहिए. बबल जब बंद हो जाए तब से आप काउंट करेंगे टाइम, क्योंकि प्योर सैचुरेटेड स्टीम ही होना चाहिए तभी स्टेरिलाइजेशन होगा. मटीरियल्स आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर हो.
और तुरंत ऑटोक्लेव को खोलना नहीं है। अब इसमें भी स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल है, फिजिकल थर्मोकपल, बायोलॉजिकल में उधर था बैक्टीरिया सबटिलिस सबस्पीशीज नाइगर, ऑटोक्लेव में बैक्टीरिया बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं इनका ऑप्टिमम गोल टेम्परेचर होता है, ये विथस्टैंड कर देते हैं करीब 60 डिग्री तक टेम्परेचर, लेकिन जब उसके ऊपर होता है किल हो जाते हैं। एटलीस्ट अगर आपने 121 डिग्री 12 मिनट भी रखा है तो ये स्पोर मर जाएंगे। और हम तो कितना रख रहे हैं? एटलीस्ट 15 मिनट्स। मैंने आपसे क्या कहा? 15 to 20 मिनट्स, तो ये स्पोर तो मर ही जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक एनवेलप होता है जिसमें फिल्टर पेपर स्ट्रिप में ये 10⁶ स्पोर्स होते हैं। स्टेरिलाइजेशन हो गया, उसके बाद हमने इसको निकाला, इसको किसी लिक्विड कल्चर मीडिया में डाल दिया। अगर उसमें बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा? लिक्विड कल्चर मीडिया में टर्बिडिटी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। लिक्विड में कैसे ग्रोथ पता करते हैं? सेमी सॉलिड मीडिया में तो कॉलोनी दिखती है, लिक्विड में क्या होता है? अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है तो क्लियर दिखता है, साफ। कभी देखना पेप्टोन, आप अनइनोकुलेटेड पेप्टोन देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन उसी में आपने बैक्टीरिया इनोकुलेट करके इंक्यूबेटर में 2 घंटे रख दिया, उसके बाद निकालें और आप दोनों को कंपेयर करें तो दैट विल बी टर्बिड, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है ना। तो वो टर्बिडिटी दिखेगी। उसमें से आप निकाल के इनोकुलेशन लूप से कल्चर मीडिया पे लगाओगे, कॉलोनीज आ जाएंगी, यानी कि स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव हुआ है। हुआ है कि नहीं? बैक्टीरिया को, स्पोर को क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए। अभी मैंने बताया ना 121 for 12 मिनट्स ये सरवाइव करेगा। हमने 15 से 20 मिनट किया है, यानी कि ये मर चुका है। अब आप इसको कितों कल्चर मीडिया में डाल दो, आप पेप्टोन में, BHI में, जब वो मर चुका है तो दोबारा कैसे ग्रो करेगा? तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, कॉलोनी आएगी नहीं। क्लियर? Am I clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. और वही ब्राउनीज ट्यूब जो मैंने आपको बताया था, है ना। ऑटोक्लेव टेप भी आते हैं आजकल, ऑटोक्लेव टेप्स होते हैं, उसमें ऐसे काले काले निशान पड़ जाते हैं। फिर ओजोन, ये कॉमर्शियल मेथड होता है ओजोन। जब आप कभी बहुत सारी चीजें आपको किसी फैक्ट्री में स्टेरिलाइज करनी है तो आपको यूज करना होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, this method of sterilization is useful for substances which get damaged by heat process, यानी शुगर, सीरम, एग, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपकी खराब हो सकती हैं हीटिंग में, तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर में बैक्टीरिया का साइज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका पोर साइज उससे छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? तभी तो वो छन्नी में फिल्टर करेगा। आप समझ लो बैक्टीरिया एक चाय की पत्ती का दाना है और जो छन्नी है वो फिल्टर है, तो उसका पोर साइज कम होगा तभी तो वो ऊपर रह जाएगा और नीचे प्योर आएगा, है ना। तो उसका पोर साइज मैटर करता है। तो यूजेस क्या होते हैं फिल्ट्रेशन के? हमें स्टेरिलाइज करना होता है सीरा, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है, बैक्टीरियोफाजिस को बैक्टीरिया से सेपरेट करना पड़ता है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल फ्री फिल्ट्रेट हमें सप्लाई करनी होती है सैंपल्स फॉर वायरस आइसोलेशन के लिए, है ना। तो वायरस तो पास कर जाएगा, बैक्टीरिया सब ऊपर रह जाएगा। वायरस तो बैक्टीरिया से बड़ा होता है कि छोटा, मालूम है ना। तो पोर साइज आपने इतना रखा है कि बैक्टीरिया सब ऊपर रह जाए, वायरस नीचे आ जाए। तो आपको वायरल आइसोलेशन करना है तो फिल्टर ऐसा लगाए कि बैक्टीरिया ऊपर है, वायरल आइसोलेट हो गया, आपका अंदर आ गया लिक्विड के साथ। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल्टर डिस्क कैन रिटेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी कल्चर्ड एंड आइसोलेटेड। तो वाटर टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं, गंगा रिवर देखते हो वाटर कल्चर, तो उसमें हम फिल्टर डिस्क लेते हैं, उससे पानी पास करते हैं तो जो बैक्टीरिया होगा उस पे आ जाएगा। हमने उस फिल्टर स्ट्रिप को कल्चर प्लेट में इंक्यूबेटर में रख दिया, कॉलोनी ग्रो करना शुरू हो जाएगी, है ना।
तो इसका भी यूज होता है फिल्टर स्ट्रिप का। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी जो साफ पानी हम पीते हैं उसका भी यूज होता है फिल्ट्रेशन। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, लिमिटेशन हमेशा याद रखना, पोर साइज ऑफ फिल्टर बहुत मैटर करता है। इट शुड बी अराउंड 0.75 माइक्रोमीटर इन डायमीटर which retains bacteria but allows mycoplasma and viruses to pass through. Thus, filtration is not safe for clinical use. आप एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए तो यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल वाले फिल्टर्स, लेकिन आजकल तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स आ गए, उनका पोर साइज और छोटा होता है, दे कैन बी यूज। तो एग्जाम्पल इसके क्या है, कैंडल फिल्टर जिसका नाम है बर्गफील्ड या चेम्बरलेन फिल्टर होता है, इसको मैं फोटो में दिखा दूंगा, आप पहचान जाओगे। एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर्स होते हैं जिसको सीड्स फिल्टर बोलते हैं। सिंटर्ड ग्लास, पाउडर्ड ग्लास के फिल्टर्स आते हैं, और मेम्ब्रेन फिल्टर, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके फिल्टर्स के। फिर कई सिरिंज और एयर फिल्टर्स भी होते हैं, हेपा आपने सुना होगा, AHU हेपा, ये सब फिल्टर ही तो होते हैं, है ना। ओटी में, आईसीयू में एयर हैंडलिंग यूनिट लगता है कि नहीं, आपके कोविड जहां पे टेस्टिंग होती है लैबोरेटरी में, वहां पे AHU लगा होता है, हेपा फिल्टर लगा रहता है बायोसेफ्टी कैबिनेट में, है ना। कैंडल फिल्टर ऐसा दिखता है, देखो पानी की पुरानी टंकियां होती थी तो उसमें ऐसे होता था, कैंडल के रूप में पानी अंदर चला जाता था और इसके अराउंड जो बड़ा बड़ा चीज है वो फिल्टर होके आ जाती थी। ये एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सॉरी। फिर एयर फिल्टर में आपको बता चुका हूं, हेपा फिल्टर होते हैं। सिरिंज फिल्टर, सिरिंज में ही पतली सी मेम्ब्रेन लगी रहती है जिससे कि अंदर डाइल्यूट ना हो, वो जो जा रहा है आपका एंटीबायोटिक सॉल्यूशन वो फिल्टर होके जाए। देन वी कम टू रेडिएशंस। देयर आर टू टाइप्स यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, एक होता है आयनाइजिंग, एक होता है नॉन आयनाइजिंग। बेटा जब थक जाओ हमें बता देना, हम बंद कर देंगे, है ना। मेन है आपके दिमाग में जाना चाहिए, जितना पढ़ा रहे हैं समझ में तो आ रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे। अभी बस थोड़ा सा और बचा है, हम फिजिकल मेथड खत्म कर दें, केमिकल नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती है, एग्जांपल समझ लो, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज। तो आपने देखा है पोलिस कैथेटर, राइल्स ट्यूब देखे हैं कभी, पोलिस कैथेटर जो पेशेंट्स में पड़ता है, सिरिंज, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ये सब फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो ये किससे फिल्टर होते हैं, किससे स्टेरिलाइज होते हैं, गामा रेज से, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, पर इसका नुकसान क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो फैक्ट्री कमर्शियल पर्पस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, और ये कैसे मारते हैं, दे डैमेज द डीएनए ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय वेरियस मैकेनिज्म। They are highly lethal to all cells including bacteria. Gamma radiation from cobalt-60 source are commercially used for sterilization of disposable items such as plastic syringe, culture plates, cannulas, Foley's catheter. तो इसको बोलते cold sterilization। कभी क्वेश्चन बदल के आ गया, what is cold sterilization? तो आपको रेडिएशन के बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, इसमें रेज पेनिट्रेट कर रही हैं जो कि माइक्रोबियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एडवांटेज क्या होता है, दे आर फास्ट, हाई पेनिट्रेटिंग एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ हीट। ऐसी कई चीजें होती है जिससे हीट में नुकसान हो, हीट से नुकसान हो तो हीट नहीं प्रोड्यूस होती इसमें, ठीक है। और इसमें यूज होता है बैसिलस प्यूमिलिस, गामा रेज के लिए लिख लो बैसिलस प्यूमिलिस। तो आज हमने 3 बैक्टीरियाओं के नाम पढ़े, बैसिलस सबटिलिस सबस्पीशीज नाइगर फॉर हॉट एयर ओवन, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस फॉर ऑटोक्लेव एंड बैसिलस प्यूमिलिस फॉर गामा रेज। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आपकी इंफ्रारेड और यूवी रेज होती हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो रैपिड होती है और मास स्टेरिलाइजेशन आपका सेम सिरिंज या फिल्टर कैथेटर वगैरह के लिए यूज होता है।
UV radiation with a wavelength of 240 to 280 nanometer has marked bactericidal activity. It acts by denaturation of bacterial protein and interference with DNA replication. UV radiation is used for disinfecting enclosed areas such as bacteriological laboratory, inoculation hoods, laminar flow and operation theater. आपने कोविड लैब वगैरह में देखा होगा नीले कलर की लाइट या बायोसेफ्टी कैबिनेट में यूवी लाइट, तो ये 240 टू 280 नैनोमीटर्स की होती है. ये बैक्टीरियासाइडल होती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, बट इट इज हार्मफुल फॉर आवर आईज. सो वी शुड बी केयरफुल. जब यूवी लाइट ऑन है तो उस एरिया में नहीं जाना. ठीक है. Most vegetative bacteria are susceptible to UV radiations, but spores are highly resistant and viruses are variable. Usually envelope viruses are killed by UV radiations. Okay, with this I finish the first lecture, physical methods of sterilization.